अमीरों का स्कूल होता है, उसमें दो लड़के पढ़ते हैं, दोनों ही भाई होते हैं। एक का नाम नरेश होता है और दूसरे का नाम सोनू होता है। दोस्तों, नरेश और सोनू के पिता एक किराने का बिजनेस करते हैं। उनकी कई दुकानें हैं और वो दुकानें बहुत अच्छे से चल रही हैं। और यहाँ पर नरेश और सोनू के पिता बीते 5 साल में गांव के प्रधान भी रह चुके हैं, तो गांव में इनका काफी सारा रुतबा होता है। इन लड़कों से सभी अच्छे से पेश आते हैं और ये लड़के अपनी पर्सनल गाड़ी से, दोस्तों स्कूल गाड़ी है इनकी और एक ड्राइवर रख रखा है इनके पिता ने, जो उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए आती है। जिंदगी बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रही थी, कोई भी दुख या कमी इनके घर में नहीं होती है और पैसों की तो कोई किल्लत ही नहीं होती है। नरेश के पिता दोनों बेटों पर बराबर का प्यार लुटाते और बहुत अच्छे से इनका परिवार रह रहा है। दोस्तों, अब एक दिन जिस गाड़ी से स्कूल आते हैं उस गाड़ी का ड्राइवर आता है और प्रिंसिपल साहब से कुछ ऐसा कहता है कि प्रिंसिपल दोनों ही भाइयों को अपने कैबिन में बुलाते और कहते हैं कि बेटे, आज तुम्हारी छुट्टी 11 बजे ही हो गई है क्योंकि तुम लोगों को आज घर जाना है। अब यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है नरेश, वो कहता है कि सर ऐसी क्या बात हो गई, क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 10वीं क्लास में बड़ा बेटा था और छोटा वाला 8वीं क्लास में है, तो दोनों ही थोड़े से समझदार हैं। लेकिन प्रिंसिपल सर कह देते हैं कि नहीं, आपके ड्राइवर आपको सब कुछ बता देंगे और आप अपने घर जाइए, अभी आपकी ज़रूरत आपके घर पर ज़्यादा है। अब दोनों ही भाई जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो बड़े वाले भाई के दिमाग में काफ़ी उल्टे सीधे विचार आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर ने हमें घर भेज दिया है। अब दोस्तों जैसे ही दोनों भाई गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं तो इनके घर पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग वहां पर बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। नरेश के कदम यहाँ पर जम से जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी माँ फर्श पर बैठी हुई बहुत जोर जोर से रो रही है। नरेश अपनी माँ के पास बैठता है, अपनी माँ के आंसू पोंछता है, कहता है कि माँ ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतनी जोर से रो रही हैं और पिताजी कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर नरेश की माँ अपने बेटे के गले लिपट कर कहती है कि बेटा, तेरा पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, नरेश का पिता किराने के काम से कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना बड़ा होता है कि नरेश का पिता हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, नरेश की तो दुनिया उजड़ गई थी और यहाँ पर वो लड़का सुन्न हो जाता है। छोटा भाई जो 8वीं क्लास में है, वो भी उनके पास बैठकर जोर जोर से सभी लोग रोने लगते हैं। अब नरेश को उसके कुछ पड़ोसी उसको अपने साथ ले जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उसके पापा का पोस्टमार्टम चल रहा है। और वहाँ से जब डेड बॉडी घर लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं अपने पिता का, तो एक बड़े भाई को एहसास होता है कि अब वो घर का एक लौता मर्द रह चुका है, क्योंकि छोटा भाई अभी छोटा है। दोस्तों, नरेश अपने पिता की 13 दिन 13वीं भी करते हैं और उसके बाद अब नरेश और नरेश का भाई स्कूल जाना दोबारा से शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंदगी उस तरह की नहीं रही थी जैसी पिता की छत्र छाया में होती है। अब ये दोनों भाई 1 साल अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन नरेश को एहसास होता है कि उसके घर में अब पैसों की कमी होने लगती है, क्योंकि जो नरेश के पिता का बिजनेस था उसे नौकर संभाल रहे थे और नौकर इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। बिजनेस दिन पर दिन ठप हो जाता है और घर में पैसों की कमी होती है। नरेश अपनी माँ के पास बैठता है और माँ से कहता है कि माँ, अब पैसे नहीं हैं तो आगे कैसे गुजारा होगा। तो नरेश पूरी रात सोचता है। दोस्तों, एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस लड़के के कंधों पर आ चुकी थी कि उसका दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है, समझदार व्यक्ति की तरह। अब अपनी माँ के पास बैठकर पूरी रात सोचकर वो कहता है कि माँ, एक काम करते हैं, छोटे भाई को तो इसी स्कूल में रहने देते हैं, लेकिन मैं किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ, उससे घर के कुछ खर्चे दबेंगे, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर उसकी माँ कहती है, थोड़ी देर विचार करती है और कहती है कि बेटा, मैं अपने दोनों बेटों में फ़र्क नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर नरेश कहता है कि नहीं माँ, फ़र्क की क्या बात है, आप एक काम करो, भाई से आप बात करो छोटे से, और ये काम होकर रहेगा, क्योंकि हम दोनों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, और ये मेरा फैसला है। जब माँ अपने छोटे से बेटे के मुंह से इन बातों को सुनती है तो वो भावुक हो जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। दोस्तों, एक दीवार से लगा खड़ा जो मोनू होता है वो भी इन बातों को सुनता है और वो तभी अपनी माँ के पास आता है, क्योंकि अब वो 9वीं क्लास में, और वो कहता है कि नहीं माँ, भैया उस स्कूल में पढ़ेंगे और आप मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दो। लेकिन यहाँ पर बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से कि छोटे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इस समाज और गांव के लोग क्या कहेंगे,
कि पिता का साया उठते ही बड़े भाई ने खुद तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन छोटे भाई को ऐसे स्कूल में डाल दिया। और यहाँ पर दोस्तों एक समाधान हो जाता है और सभी तय हो जाती हैं बातें कि बड़ा भाई तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और छोटा भाई उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी करेगा। दोस्तों जो ये नरेश होता है अपनी पढ़ाई को दिन पर दिन आगे बढ़ाता रहता है और अब ये जो छुट्टी के बाद का वक्त होता है उस वक्त को अपने पापा के बिजनेस में लगाता है और उसमें देख रेख खुद करने लगता है। दोस्तों ये धीरे धीरे इतना निपुण हो जाता है, जब तक इसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होती है तब तक इसने अपने पिता का बिजनेस संभाल दिया था। घर की हालत सही होने लगी थी, इतनी सही तो नहीं हुई थी लेकिन हालत ठीक होने लगती है। अब नरेश सरकारी ही कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहां पर अपनी पढ़ाई जारी रखता है। अब जैसे ही पढ़ाई आगे जारी रखता है तो इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया इसके साथ के बैच की थी तो इसके साथ पढ़ा लिखा करती। अब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अच्छी दोस्ती होने के बाद दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। लेकिन एक दिन प्रिया कॉफी पीते हो रहते हैं दोनों जने, क्योंकि उस दिन प्रिया ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है नरेश, तो थोड़ी देर तुम मेरे पास बैठना, कुछ जरूरी बातें मुझे तुमसे करनी है। तो दोनों ही एक साइबर कैफे में कॉफी पीने लगते हैं। तभी यहाँ पर प्रिया कहती है, एकदम से बोल देती है कि नरेश मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। नरेश एकदम शांत सा हो जाता है। वो कहता है कि प्रिया तुम क्या कह रही हो, क्योंकि प्रिया दोस्तों एक अमीर घर की लड़की थी, अपने पिता की एक लौटी बेटी थी। 5 कंपनियां उसके पिता की होती हैं, लेकिन प्रिया एक सरकारी कॉलेज से एजुकेशन पूरी करना चाहती थी। इसी वजह से वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। और नरेश जो अपनी बाइक से स्कूल आया जाया करता था, क्योंकि घर के हालत इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो नरेश यहाँ पर थोड़ा सा चुप हो जाता है। लेकिन प्रिया कहती है कि नरेश कोई बात नहीं है, हम में जो फर्क है मैं उस फर्क को मायने नहीं देती और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन नरेश वहाँ पर चुप होकर एक बात कहता है कि प्रिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगे और मैं अपने भाई को कुछ बनाना चाहता हूँ, पढ़ा लिखाना चाहता हूँ। दोस्तों वहां से नरेश प्रिया से कुछ कहे बिना ही उठकर चला जाता है और दोबारा वो कॉलेज आना ही बंद कर देता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, अब मैं अपने पिता के बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और नरेश कॉलेज जाना बंद कर देता है और अपने पापा के बिजनेस में लग पड़ता है। दोस्तों नरेश ने अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ठान लिया था। उधर जो प्रिया होती है वो रोज इंतजार करती है, लेकिन ना ही तो वो नंबर उठाता है, फोन उठाता है प्रिया का नरेश, और ना ही प्रिया से बात करता है। और यहाँ पर नरेश ने अपना बिल्कुल प्रिया से जो प्यार था वो वहीं पर खत्म कर दिया था। दोस्तों उसके बाद नरेश ने अपने पिता के बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उधर उसके छोटे भाई की पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसका छोटा भाई कहता है कि भैया मुझे विदेश जाना है, विदेश जाकर पढ़ना है। जब छोटा भाई बड़े भाई से इन बातों को कहता है तो बड़ा भाई अपने मन में बहुत खुश होता है, सोचता है कि मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन मैं इसकी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। और दोस्तों नरेश अपने भाई को विदेश भेज देता है। अब नरेश का छोटा भाई विदेश रहने लगता है, वहां पर पढ़ने लगता है। नरेश जैसे ही ऊंचाइयों को छूता है तो आसपास से अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। यहाँ पर नरेश की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा अब तू शादी कर ले, तेरी उम्र भी होती जा रही है और मुझे भी घर में बहू की जरूरत है। लेकिन नरेश साफ मना कर देता है। नरेश की माँ रोते हुए छोटे बेटे पर फोन मिलाती और कहती है कि बेटा अपने भाई से कहना वो शादी नहीं कर रहा है। तभी छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास फोन करता है और कहता है कि भैया आप शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी तो आपको करनी पड़ेगी, जिंदगी आगे कैसे चलेगी। तो यहाँ पर नरेश कहता है कि नहीं भैया अगर मैं शादी करूंगा, छोटे भाई से कहता है बड़ा भाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो कोई कैसी पत्नी मेरी आएगी, वो कल को ये सवाल जवाब भी करेगी कि तुम्हारा छोटा भाई तो विदेश पढ़ रहा है, थाली बैठ के रहता है, अच्छी पढ़ाई पा रहा है और तुम इतनी मेहनत करते हो तो इस पर अपने पैसे क्यों लुटाते हो। इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा और मैं अपने घर में कोई भी दरार या कोई हम दोनों के बीच में तीसरा आए वो नहीं चाहता, तो मैं जिंदगी भर भी शादी नहीं करूंगा। छोटा भाई इन बातों को सुनकर फोन पर ही भावुक हो जाता है और कहता है कि भाई आप मेरे लिए इतना सब कुछ सोचकर बैठे हो और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों छोटा भाई और भी पढ़ाई में मन लगाता है और यहाँ पर जिंदगी आगे चलने लगती है। कुछ समय बीतता है तो नरेश के रिश्ते आने से भी बंद हो जाते हैं और समय आगे चलता है। अब यहाँ पर छोटा भाई विदेश से पढ़ाई कर दोस्तों घर आ जाता है। घर आने के बाद जो नरेश की माँ होती है दोस्तों, अटैक से एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है।
माँ गुजरने के बाद यहाँ पर दोनों ही भाई बड़े भावुक होते हैं, माँ को अंतिम विदाई देते हैं और माँ की भी 13वीं करते हैं। माँ की 13वीं होने के बाद दोस्तों अब जो नरेश का छोटा भाई होता है मोनू, वो कहता है कि भैया मुझे यूपीएस की तैयारी करनी है और मुझे जिला कलेक्टर बनना है, तो मैं यहाँ पर और भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। नरेश अपने भाई की हाँ में हाँ सहमति हो जाता है और अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए अब शहर भेज देता है। दोस्तों यहाँ पर मोनू पढ़ाई करता है और वो आईपीएस बन जाता है। आईपीएस बनने के बाद अपने भाई को खबर सुनाता है तो भाई बड़ा ही खुश होता है कि मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग शुरू होती है, जैसे ही ट्रेनिंग की और आसपास खबर फैलती है कि वो लड़का जो मोनू है वो आईपीएस बन गया है, तो अब उसके रिश्तों की लाइन लग जाती है। यहाँ पर नरेश कई रिश्तों को वापस करता है, लेकिन एक ऐसा दबाव का रिश्ता आता है जिसे वो हामी भर लेता है। वो कहता है अपने छोटे भाई से कि भाई मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना हामी भर ली है, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। तभी यहाँ पर मोनू कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया मैं अपने यहाँ पर मेरे ही स्टाफ की है, मतलब जो मैं जहाँ पर आईपीएस बना हूँ वो भी एक ऑफिसर है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसी से शादी करूंगा। दोस्तों नरेश को पहली बार में तो ये बात बुरी लगती है, लेकिन उसके बाद नरेश सोचता है कि कोई बात नहीं, इसकी राजी में राजी होनी चाहिए और जिसे पसंद करते हैं ना शादी उसी से होनी चाहिए। अब दोस्तों नरेश अपने भाई मोनू और उस ऑफिसर लड़की की दोनों की शादी करा देता है। दोनों ही अलग अलग जिला में दोस्तों अपनी पोस्टिंग पर ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब अपने काम को आगे बढ़ाने लगते हैं, अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाते हैं। अब इधर जो नरेश होता है वो अपने गांव में अपने पापा के बिजनेस को देखता है, समय निकलता है। लेकिन दोस्तों जिससे उसके भाई ने शादी की है ना मोनू ने, वो लड़की सरकारी नौकरी पर है, एक अधिकारी है, बहुत बड़ी अधिकारी है, लेकिन उसके अंदर ना एक कंजूसपना है। वो अब अपने पति के कान भरने लगती है, मोनू से कहती है कि तुम्हारे पापा का बिजनेस है, अरे हम तो यहाँ पर दोनों अकेले लगे हुए रहते हैं, दिन रात कमाते हैं, हमारा काम इतना हो जाता है, एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, अलग अलग जिलों में है, राज्यों में है। तो तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारे गांव की प्रॉपर्टी है, पिता का जो बिजनेस दुकानें हैं उसे अपने नाम करा लो, क्योंकि तुम्हारे भाई की तो शादी नहीं हुई है और उसकी शादी होगी भी नहीं, और वो इस प्रॉपर्टी को किसी और को ना दे दे। तो दोस्तों जब रोज एक महिला अपने पति के कान भरती है ना, तो कभी ना कभी वो पति उस बात पर रिएक्ट करता है और यहाँ पर मोनू रिएक्ट कर जाता है। इस बात पर सोच विचार कर लेता है और अपने भाई के पास फोन करता है और कहता है कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आप तो शादी नहीं कर रहे, वो प्रॉपर्टी आनी ही तो मेरे पास है, आप उसे मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत है। मैं उस जमीन पर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ और उसमें कुछ पैसा लगाना चाहता हूं ताकि हमारा और भी बिजनेस बढ़े। अब दोस्तों बड़ा भाई नरेश जो होता है वो चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि बहुत दिन से वो बिजनेस संभाल रहा है और उसे पता है, लेकिन वो फिर भी अपने मन में विचार करता है कि वैसे भी मैं शादी नहीं कर रहा, ये जितनी भी जमीन जायदाद है, जितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ इसी के नाम तो जाने हैं, जो कल करूंगा वो आज कर दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों एक तारीख फिक्स कर दी जाती है और वहां पर नरेश जो होता है मोनू के नाम अपनी जमीन जायदाद सब कुछ कर देता है। अब दोस्तों वो अपने पिता के बिजनेस पर खुश है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जमीन नाम होने के बाद ही 4 दिन बाद उसके पास एक सम्मन आता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि तुरंत ये जमीन खाली कर दो, क्योंकि ये जमीन मोनू की है, दुकान सब कुछ, और यहाँ से तुरंत निकल जाओ, 3 दिन का आपके पास समय होता है। नरेश उस कागज को देखकर बड़ा ही परेशान होता है और दुखी हो जाता है, और कहीं ना कहीं जिस बात का उसे डर था ना, वो बात पूरी हो जाती है। दोस्तों नरेश कई बार अपने भाई को फोन करता है मोनू को, लेकिन मोनू उसका फोन नहीं उठाता है। अब नरेश जहां पर वो नौकरी कर रहा है, जहां पर वो अपना काम कर रहा है, वहां पर भी जाता है जहां का वो अधिकारी है, लेकिन वहां पर भी उसका भाई उससे साफ मिलने से मना कर देता है, उसे गेट से गेट ही बाहर कर देता है। दोस्तों अब 3 दिन का वक्त था, दुकान खाली करनी थी, तो यहाँ पर जो नरेश होता है वो उस दुकान को छोड़कर अब बिल्कुल लाचार और बेसहारा होता है। सभी जगह ताला लग जाता है। यहाँ पर मोनू खुद नहीं आता ताला लगाने के लिए, दोस्तों अपने कुछ जो नीचे उसके काम करते हैं उन लोगों को भेज देता है। इस बात को देखकर जो बड़ा भाई था ना, उसकी आंखें भर आती हैं और वो टूट जाता है। कई दिन तक तो वो रोता है, रोते रोते दोस्तों एक ठेके पर जाता है, वहां से शराब खरीदता है और शराब पीने लगता है। कुछ पड़ोसी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि पिता का भी रुतबा था और इसका भी नाम होता है, लेकिन कौन किसी की ज्यादा दिन तक मदद करता है। अब यहाँ पर जो नरेश होता है वो भिखारियों की तरह दर बदर घूमता है, सड़कों पर पड़ा रहता है दोस्तों, और उसे सुध भी नहीं रहती है। वो अब भूख और प्यास से
बेहाल हो जाता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी कई दिन निकल जाते हैं, कई महीने निकल जाते हैं और उसके नहाने खाने का कोई भी ठिकाना नहीं होता। तभी दोस्तों एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी नरेश एक दिन रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है और उसकी हालत काफी बुरी लग रही है देखने में। गाड़ी आती है, गाड़ी में से एक सुंदर सी महिला उतरती है। वो महिला उसे देखकर गाड़ी रोकती है खुद ही और वो कहती है कि तुम नरेश हो ना। तो नरेश अपनी बिगड़ी सी हालत से उसकी तरफ देखकर वो कहता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे भूल गए आप। तो वो कहती है कि मैं वही प्रिया हूँ जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ी थी। नरेश उसको देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं और दोस्तों वो रोने लगता है। कहता है कि अब क्या हाल चाल बताऊं और मैं कैसा हूँ, मुझसे ना ही पूछो तो ही अच्छा है। प्रिया नरेश को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाती है और दोस्तों अपनी एक कंपनी में ले जाती है। कंपनी में ले जाते ही वहां पर जैसे ही खड़ा करती है तो वो कहता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आई, ये कौन सी जगह है। तभी प्रिया कहती है कि ये मेरी कंपनी है और तुम अब यहाँ पर जैसे ही वो ये कहती है कि ये मेरी कंपनी है, तभी नरेश कहता है कि चलो अब तो मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा और मेरी जो आगे की जिंदगी है वो गुजर जाएगी। प्रिया कहती है कि अरे पागल, तुझे काम क्यों, ये पूरी कंपनी तुम्हारी है और इसमें अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना है और अपनी मेहनत लगानी है और आज से तुम इस कंपनी के मालिक हो। जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सभी तुम्हारे नीचे काम करेंगे। दोस्तों नरेश की ना आंखें भर आती हैं, आंखों से आंसू आते हैं। तभी वो जो प्रिया खड़ी होती है वो नरेश को गले लगा लेती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं नरेश से प्यार करती थी। दोस्तों एक और बात आप लोगों को बताऊं, प्रिया तो एक अच्छी सी सुंदर सी साड़ी में होती है, लेकिन जो नरेश होता है वो मैले कुचैले से कपड़ों में होता है। लेकिन प्रिया फिर भी उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, बाल भी बड़े हुए होते हैं, बहुत हालत खराब होती है। फिर यहाँ पर कहती है कि चलो अब एक और जगह चलना है और वो कहती है कि आज से इस कंपनी पे तुम्हें पूरा ध्यान देना है। नरेश को प्रिया एक फ्लैट में ले जाती है जो कि प्रिया के सामने वाला फ्लैट होता है और यहाँ पर कहती है कि वो मेरा वाला फ्लैट है, अगर तुम्हें दिन रात कभी भी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे घर आ सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। और यहाँ पर प्रिया नरेश की हालत सुधार देती है। सूट बूट में नरेश बिल्कुल जेंटलमैन सा लगता है दोस्तों, और उसने एक कंपनी से 5 कंपनियां प्रिया की खड़ी कर दी थी। दोस्तों प्रिया के पास अब 10 कंपनी हो जाती हैं क्योंकि नरेश को बिजनेस का अनुभव था। वो बहुत दिनों से अपनी जिंदगी काट रहा था, पूरी कहानी में हमने आप लोगों को बताया है। और यहाँ पर प्रिया भी अपने पिता की एक लौती बेटी होती है, उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। उसके बाद पूरा कंपनी का भार उसी के सर पर आ जाता है। दोस्तों ये दोनों ही जने मिलकर उन कंपनियों को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं और उनकी जिंदगी लग्जरी लाइफ बन जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर नरेश का भाई होता है जिसका नाम मोनू होता है, वो एक काफी भ्रष्टाचारी अधिकारी था। वो अपनी गलतियां करता रहता है, दोनों ही पति पत्नी कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। उन गलतियों के बेस पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, एक केस हो जाता है, वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। और दोस्तों वो उस केस में अपनी पूरे पापा का बिजनेस, जितना भी उसने अपने भाई से जो पैसा और जो दुकान ऐठी थी, वो सभी उस केस में लग जाते हैं और फिर भी उनकी दोनों की नौकरी चली जाती है। और दोस्तों वो रोड पर आ जाते हैं। अब वो रोड पर आ जाते हैं, इधर जो नरेश होता है वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है। तभी एक दिन वो दोनों ही जने, ऐसी हालत हो चुकी थी दोस्तों दोनों पति पत्नी की कि अब वो बहुत ही ज्यादा, उनकी बहुत स्थिति खराब हो जाती है। अब एक दिन वो बाजार से कुछ काम जाते हैं, दोनों ही पति पत्नी एक साथ में, एक बेकार सी बाइक है उनके पास, उसी पर बैठकर घूमते हैं, इधर उधर काम देख रहे हैं। तभी यहाँ पर नरेश अपनी बड़ी सी गाड़ी से किसी काम से जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो मोनू होता है उसकी पत्नी की नज़र नरेश पर पड़ती है और वो कहती है कि अरे मुझे तो लगा था गाड़ी में भाई साहब हैं। और यहाँ पर जो मोनू, नरेश की गाड़ी है वो रुक भी जाती है। तभी यहाँ पर मोनू कहता है कि अरे भाई साहब कहाँ से आए, वो तो पता नहीं कहाँ पर डोल रहे होंगे, भीख मांग रहे होंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये भाई साहब है। वो जैसे ही उनकी खिड़की के पास जाते हैं तो नरेश भी उन्हें देखता है, देखते ही अपनी खिड़की खोलता है और जैसे ही मोनू अपने भाई को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। दोस्तों देखते ही अपने बड़े भाई के पास गाड़ी और बंगला, तो मोनू और मोनू की पत्नी उसके पैरों में गिर पड़ते हैं, लेकिन पीछे ट्रैफिक होता है। तभी नरेश कहता है कि एक पल के लिए
उधर चलो, मैं गाड़ी उधर ही लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पर नरेश अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी ड्राइवर एक साइड को लगाओ, और नरेश अपनी गाड़ी से उतरता है और जैसे ही अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को देखता है तो यहाँ पर कहता है कि जैसे को तैसा होता है, तुमने भी तो मुझे रोडों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था, सब कुछ तूने ले लिया था, तुझे पता था ना कि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तेरा था, लेकिन तुझे चैन कहाँ पर था। यहाँ पर वो कहता है कि भैया एक बार माफ कर दो, अब की बार माफ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नरेश अपना कलेजा कर्रा कर लेता है और कहता है कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने जेब से करीबन 22-23 हज़ार रुपये निकाल कर अपने भाई से कहता है कि ये लो और इससे कोई नई शुरुआत करो जितनी तुमसे हो सकती है, और अगर शुरुआत नहीं कर सकते तो अपने घर का काम चलाओ। और दोस्तों नरेश अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है। वो दोनों ही बाइक के पास खड़े ऐसे देखते रह जाते हैं कि मानो जैसे कौन चला गया हो। तो ये कहानी थी दोस्तों, और इसमें यहाँ पर जो नरेश है वो प्रिया से शादी कर लेता है, दोनों ही जने, क्योंकि जब एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं तो सभी कंपनियों के वर्कर ये कहते हैं कि ये कौन है, और एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे से रहते हैं, तभी दोनों डिसाइड करते हैं और सिंपल सी शादी एक मंदिर में करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बनकर रहते हैं और अब वो 2 फ्लैट में नहीं 1 फ्लैट में रहते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जैसे को तैसा। एक छोटे भाई ने ये समझा था कि मेरा बड़ा भाई कुछ भी नहीं है, अब तो वो भीख मांगकर खा लेगा, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात होती है, एक भाई जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे भाई पर लगा दी, लेकिन उस भाई को एहसास तक नहीं होता है। कभी कभी ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि उससे बहुत अजीब लगता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।